नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में 61,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। अब तक 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र किए जा चुके हैं जारी। उत्तर प्रदेश दिवस पर आज लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे समारोह की शुरुआत। एक जनपद एक व्यंजन योजना होगी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। आज से भारत दौरे पर यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। भारत यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मिल सकती है हरी झंडी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड में प्रस्तावित मिसाइल डिफेंस परियोजना गोल्डन डोम को लेकर कनाडा पर तीखा हमला। चीन के साथ कनाडा की साझेदारी पर कसा तंज। कहा, 1 साल के भीतर कनाडा को हाशिए पर ला देगा ड्रैगन। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज भारत और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। पहले 2 मुकाबलों में जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत के साथ लगाना चाहेगी जीत की हैट्रिक। वहीं अगले दौर में जगह बनाने पर न्यूजीलैंड की भी नजर। और आइए न्यूज़ एट 10 में सबसे पहले बात करते हैं रोजगार मेले को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 18वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता के अनुरूप रोजगार मेला इस दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। इसकी स्थापना के बाद से देश भर में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। 18वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। भारत के सभी हिस्सों से चयनित नवनियुक्त कर्मचारी गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की थीम पर आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस 2026 इस बार अपनी एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। 24 से 26 फरवरी अगर बात की जाए चलने वाले समारोह में पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा। साथ ही फिजी, मॉरिशस, मालदीव, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों और विदेशों में भारतीय दूतावासों और विभिन्न राज्यों के लोक भवनों में भी विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के मुख्य समारोह का उद्घाटन किया जाएगा। इस वर्ष यूपी दिवस का सबसे बड़ा आकर्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना पर आधारित एक जनपद एक व्यंजन योजना होगी। इसी मंच से मुख्यमंत्री द्वारा ओरियोसी योजना की औपचारिक लॉन्चिंग और सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना का शुभारंभ भी किया जाएगा। आज यूपी दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई संदेश दिया और साथ ही उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति का भरोसा भी जताया। राष्ट्रपति ने लिखा, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को मेरी शुभकामनाएं। गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की यह धरती भारत की विकास यात्रा में एक मजबूत आधार स्तंभ रही है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। मैं इस राज्य के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। और आज यूपी दिवस यानी उत्तर प्रदेश दिवस है, जिसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तर प्रदेश वासियों को अपने स्थापना दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, भारतीय संस्कृति और विरासत की समृद्धि में अमूल्य योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। डबल इंजन सरकार और विकास को समर्पित यहाँ लोगों की सहभागिता से हमारे इस राज्य ने बीते 9 वर्षों में बीमारू से बेमिसाल प्रदेश बनने का सफर तय किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश की प्रगति को गतिशील बनाए रखने में उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य बहुत काम आने वाला है।
और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामना देते हुए लिखा कि श्री अयोध्या धाम की आस्था, मथुरा की महिमा और काशी की कल्याणकारी दिव्यता के सुशोभित विरासत और विकास की पुण्यभूमि उत्तर प्रदेश के 77वें स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का ग्रोथ इंजन नया उत्तर प्रदेश आज नए भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का पथ प्रदर्शक बन गया है। आइए हम सब मिलकर निवेश, नवाचार और संस्कार की इस भूमि को आत्मनिर्भरता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में समाज के शोषित, वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के योगदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण हमेशा उदाहरण बने रहेंगे। कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, कारोबारी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। ये मामला ब्रिटेन स्थित रक्षा कारोबारी संजय भंडारी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है। ईडी ने धन शोधन निवारण कानून यानी पीएमएलए के तहत वाड्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी का कहना है कि संजय भंडारी की कुछ विदेशी संपत्तियां और पैसों के लेन देन में रॉबर्ट वाड्रा की भूमिका रही है। जांच पूरी होने के बाद ईडी ने वाड्रा को इस मामले में आरोपी बनाया है। और बात गणतंत्र दिवस की। जी हां, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आज विदेशी मेहमान भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन आज से भारत के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं इस दौरान भारत यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को भी हरी झंडी मिल सकती है। वैश्विक व्यापार की बदलती तस्वीर में भारत एक बार फिर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 2007 से शुरू हुई बातचीत आखिरकार 2026 में समझौते का रूप ले रही है। करीब 2 दशकों की लंबी और जटिल बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दहलीज पर है, जिससे दोनों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा मिलने वाली है। वैश्विक व्यापार के बदलते समीकरणों के बीच भारत ने बीते 4 वर्षों में जिस तेजी से मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। माना जा रहा है कि भारत और यूरोपीय संघ भी 27 जनवरी को ऐसे ही एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत भारत और यूरोपीय संघ एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच को आसान बनाएंगे। समझौते के लागू होने के बाद भारतीय उत्पादों को यूरोपीय संघ के देशों में कम या शून्य टैरिफ पर पहुंच मिलने की संभावना है। वहीं यूरोपीय संघ के उत्पादों को भी भारतीय बाजार में इसी तरह की सुविधा मिल सकेगी। जिस उद्देश्य के साथ इस समझौते की नींव रखी गई थी, वो अब लगभग 2 दशक बाद साकार होती दिख रही है। वर्ष 2007 में शुरू हुई ये पहल अब 2026 में ठोस आकार ले रही है, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। भारत यूएई एफटीए की शुरुआत 2007 में हुई, जब दोनों पक्षों ने ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी कि BTIA के रूप में इसे शुरू किया।
ये पहल मुख्य रूप से ईयू की ओर से आई, जो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और बाजार को देखते हुए व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना चाहता था। भारत की ओर से भी रुचि थी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन उस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। समझौते का उद्देश्य सामान, सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नियामक सहयोग को कवर करना था। 2007 से 2013 तक कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन असहमतियों के कारण ये रुक गया। 2022 में वार्ताएं फिर से शुरू हुई, मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध और अमेरिका चीन व्यापार तनाव जैसे वैश्विक भू राजनीतिक बदलावों के कारण इसकी राह थोड़ी आसान हुई। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार उच्च स्तरीय संवाद और बैठकों ने इस प्रक्रिया को नई गति दी। हालांकि एफटीए वार्ता के दौरान कई संवेदनशील और जटिल मुद्दे सामने आए। इनमें सबसे अहम रहा व्यापार संतुलन, जहां भारत को ये आशंका थी कि यूरोपीय उत्पादों को भारत के आसान बाजार पहुंच मिलने से अपने घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं कृषि उत्पादों और वस्त्रों पर शुल्क को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद रहे। भारत चाहता है कि उसके कृषि और वस्त्र उत्पादों को यूरोपीय बाजार में बेहतर अवसर मिले, जबकि यूरोपीय संघ अपने किसानों और घरेलू उत्पादों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहा। इसके अलावा निवेश और सेवा क्षेत्र में पहुंच, डेटा सुरक्षा और नियामक मानक जैसे मुद्दे भी बातचीत के केंद्र में रहे। यूरोपीय संघ ने डेटा गोपनीयता और सख्त नियामक ढांचे पर जोर दिया, जबकि भारत के लिए ये मामला घरेलू नीति और डिजिटल संप्रभुता से जुड़ा रहा। साथ ही पर्यावरणीय और श्रमिक अधिकारों से जुड़े सामाजिक मानकों को लेकर भी यूरोपीय संघ ने भारत से सुधार की अपेक्षा की। इन सभी चुनौतियों के बावजूद दोनों पक्ष इस समझौते को उच्च प्राथमिकता देते आए हैं। नतीजतन आज दोनों पक्ष ऐसे ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखना होगा किस तरीके से इस एफटी के जरिए न सिर्फ अगर जो फायदा है वो होगा, विकास को गति मिलेगी, लेकिन मंगलवार को इसकी घोषणा होती है या नहीं। फिलहाल बुलेटिन में रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा। हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ एट 10 में। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, नीदरलैंड के वेल्होवेन दौरे के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के एआई समिट और वर्ल्ड फोरम में एआई और सेमीकंडक्टर्स को लेकर वैश्विक नेताओं से हुई मुलाकातों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि उद्योगों के नेताओं से भारत को इन क्षेत्रों में काफी समर्थन मिला है। Very significant meetings, the semiconductor roundtable, where practically all the big leaders of semiconductor world were present. They showed the confidence in India's journey so far, and they would like to contribute to our journey in every which way. The AI leaders were very excited at the R&D, which is the research which is happening in our country, and the models which are getting developed. And the diversity of our country is again a major factor by which India's AI capabilities will grow to a different level. साथ ही केंद्रीय मंत्री ने एआई के क्षेत्र में भारत की वास्तविक क्षमता पर कहा कि एआई के 5 लेयर्स में भारत की स्थिति मजबूत है। एप्लीकेशन स्तर पर हम लीडर बनने की राह पर हैं। हमारी 95% समस्याओं को हल करने की क्षमता वाले स्वदेशी मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। India's strength in AI is very consistent across the 5 layers of the AI stack. Application layer, we will become the leaders. Models are today, our sovereign models are getting developed, which are very good and which have the capability of solving 95% of the problems that we have. And the chip layer, as you have seen in the semiconductor mission, is developing very well. Infra layer, close to $70 billion and growing every day. Date yesterday that the investment is now close to $90 billion. केंद्रीय मंत्री ने टॉप 5 सेमीकंडक्टर देशों में शामिल होने के लक्ष्यों पर बताया कि 1 जनवरी 2022 को सेमीकंडक्टर मिशन शुरू कर भारत ने 5 साल के लक्ष्य तय किए थे। इसके तहत पहला व्यावसायिक उत्पादन 2026 में ही शुरू होने वाला है और इसी साल कुल मिलाकर 4 प्लांट से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। When we started the semiconductor mission on 1st Jan 2022, we had taken a target that within 5 years we should start the commercial production. Very glad to say that the first commercial production will start in 2026 itself. Actually, 4 of the plants will start their commercial production in 2026. The pilot production have started already in 3 plants in 2025 itself. Now the equipment manufacturers are coming to India. The material manufacturing ecosystem is also getting set up. और आइए अब न्यूज़ 10 में बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। दरअसल उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्से इस वक्त बर्फ की मोटी सफ़ेद चादर में पूरी तरीके से ढक गए हैं। कश्मीर घाटी में लगातार जारी हिमपात के चलते तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे चला गया है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। बड़गाम और कठुआ में ताज़ा बर्फबारी के बीच पर्यटक प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अनंतनाग और उधमपुर क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से सड़कें, पहाड़ और रिहायशी इलाके बर्फ में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। 4 अलग-अलग तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह की स्थिति बर्फबारी के बाद नजर आ रही है। एकदम लग रहा है जन्नत में आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे पहली बार मैंने देखा स्नो, इस जैसी जगह नहीं है कहीं भी। स्वर्ग है, स्वर्ग जी स्वर्ग देख लिया हमने आज। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। पहली बार हम लोग यहाँ पे आए हैं दोस्तों के साथ, एकदम मजा आ रहा है। जब स्नोफॉल हो रहा है उस टाइम पे आने का आनंद ही कुछ अलग हो। बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर जरूर विजिट करें, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत सेफ है और लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है। ये मेरी फर्स्ट स्नोफॉल है और बहुत ही मजा आ रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा है। वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों के लिए राष्ट्रवाद, प्रेरणा और एकजुटता का अमर मंत्र था, जिसने उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने, बलिदान देने और देश की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। इस गीत को गाते हुए क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमा और अंग्रेजों के दमन का सामना किया। दरअसल बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में चित्रित सन्यासियों की अदम्य चेतना और राष्ट्र के प्रति उनकी भक्ति ने जिस विचारधारा को जन्म दिया, उसी चेतना से उपजा वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी धारा को प्रेरणा और दिशा दिया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने अपनी सभाओं और संगठनों में वंदे मातरम के जय घोष को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध घोष बना दिया।
क्रांतिकारी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल गए, विरोध प्रदर्शन किए और अंग्रेजों का सामना किया, जिससे यह स्वतंत्रता आंदोलन का प्राण बन गया। फांसी के तख्ते से लेकर गुप्त बैठकों तक यह नारा क्रांतिकारियों के होंठों पर रहता था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल की क्रांतिकारी गुप्त संस्था अनुशीलन समिति ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ में रचे उनके गीत वंदे मातरम के आदर्शों से प्रेरित थी, जिसका एकमात्र लक्ष्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। प्रमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र बसु द्वारा 1902 में स्थापित अनुशीलन समिति के सदस्यों के बीच वंदे मातरम का विशेष स्थान था। इसके प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत और समाप्ति वंदे मातरम के साथ ही होती थी। वहीं 1906 में बरीन्द्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता द्वारा स्थापित क्रांतिकारियों का एक अन्य संगठन युगांतर समिति का भी मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की गुलामी से भारत को स्वतंत्र कराना था। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बाघा जतिन और बिनोय बादल, दिनेश जैसे अमर क्रांतिकारी इसी संस्था से जुड़े थे, जिन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाते हुए अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा की और अंग्रेजों का विरोध किया। खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे को गले लगा रहे थे, तब उनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। इन क्रांतिकारी संगठनों और उनके सदस्यों के लिए वंदे मातरम सिर्फ एक गीत या शब्द नहीं था, बल्कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अंतिम प्रण था, जिसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन गई। इन संगठनों से जुड़े क्रांतिकारी अपने अभियानों में वंदे मातरम को एक कोड, एक पहचान और एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करते थे। हर क्रांतिकारी ने इसे अपने संघर्ष, आत्मबल और बलिदान से जोड़ा। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों के लिए वंदे मातरम सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति प्रेम, स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक और आत्मबल का स्रोत था, जिसे वे जेल में, कोर्ट में और हर क्रांतिकारी गतिविधि में पूरे उत्साह के साथ बोलते थे। वंदे मातरम का जिक्र भगत सिंह की डायरी में भी मिलता है। भगत सिंह अपने पत्रों में वंदे मातरम से अभिवादन करते थे। वंदे मातरम शब्द उनके लिए कॉल टू एक्शन था, जो मातृभूमि के लिए सब कुछ बलिदान करने का प्रतीक था। वहीं चंद्रशेखर आजाद जब भी क्रांतिकारी साथियों को संबोधित करते, तो वो अंत में वंदे मातरम जरूर बोलते थे। वे इसे भारत की अस्मिता का प्रतीक मानते थे। साम्राज्यवादी ताकत से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मदन लाल ढींगरा, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास जैसे अनगिनत क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे पर झूल गए। चटगांव जेल में मास्टर सूर्य सेन को 1934 में जब फांसी दी गई, तब उन्होंने अपने साथियों को पत्र लिखा, जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। वंदे मातरम का मंत्र गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के साथ अमेरिका भी पहुंचा और आजाद हिंद फौज में भी गूंजा। यही नहीं, 1946 के रॉयल इंडियन नेवी की क्रांति में भी गूंजा, जब भारतीय नाविकों ने ब्रिटिश युद्धपोतों पर तिरंगा फहराया। वंदे मातरम में ठंडे खून को भी जगाने की जादुई शक्ति है, तभी तो श्री अरविंदो ने इसे भारत के पुनर्जन्म का मंत्र कहा। वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के लिए कोई सामूहिक औपचारिक गीत नहीं था, बल्कि यह देश की आजादी के लिए सर्वस्व त्याग का प्रतीक था। यह खुदीराम बोस की मुस्कान, श्री अरविंदो की लेखनी, बारिंद्र घोष का संगठन, बाघा जतिन की बंदूक और भगत सिंह की विचारधारा में जीवित था। इसी का परिणाम रहा कि हर भारतीय के जीवन में यह गीत मातृभूमि के प्रति प्रेम और साहस के मंत्र के साथ ही बलिदान का संकल्प बन गया। तो जाना आपने किस तरीके से वंदे मातरम बना प्रेरणा, प्रण और साथ ही राष्ट्र निर्माण का प्रतीक भी। अब आइए न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, बांग्लादेश में स्थानीय कपड़ा मिल मालिकों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस महीने के अंत तक कुछ खास पर शुल्क मुक्त आयात सुविधा वापस नहीं लेती, तो वे 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन इकाइयाँ बंद कर देंगे। इससे 12 फरवरी को होने वाला राष्ट्रीय चुनाव से पहले नई चिंताएं पैदा हो सकती हैं। ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के नेताओं ने कहा कि कारखाने बंद होने से पैदा हुई किसी भी अस्थिरता के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि उत्पादन रुकने से मिलों के लिए बैंक ऋण चुकाना और अन्य वित्तीय दायित्वों को पूरा करना मुश्किल होगा। और आइए बात कर लेते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स को लेकर। लेह लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स जारी हैं और बर्फ पर शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने की सरकार की पहल साफ दिखाई दे रही है।
भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक मयंक श्रीवास्तव ने डीडी न्यूज के संवाददाता अभिषेक प्रसाद से बातचीत में बताया कि किस तरह भारत सरकार और खेल प्राधिकरण मिलकर भारत को वैश्विक शीतकालीन खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए विशेष बातचीत। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत जो है जोरों शोरों से हो चुकी है और ये लगातार तीसरा साल है जब लद्दाख में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग का आयोजन हो रहा है और इस बार फिगर स्पोर्टिंग भी जो है ओलंपिक जो स्पोर्ट है वो डेब्यू कर रहा है। और खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स जो कि अब जिस मुकाम में आ गया है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीडीजी ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मयंक श्रीवास्तव जी। सर, खेलो इंडिया गेम्स जो 2018 में शुरुआत की गई थी सरकार के द्वारा, आज वो बढ़ चढ़ के काफ़ी आगे आ चुका है। यूथ गेम्स हो, यूनिवर्सिटी गेम्स हो, विंटर स्पोर्ट्स हो, चाहे बीच गेम्स हो, तो आप किस तरह से सरकार की ये जो इनिशिएटिव है जो स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए उसको आप देखते हैं? जब से खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत हुई है उससे पहले शायद ही कभी किसी बहुत बड़े खेल प्रेमी ने भी भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड विंटर गेम्स की बात सुनी हो। भारत सरकार ने इसको फलीभूत किया, इसका कॉन्सेप्ट बनाया, इसको ऑर्केस्ट्रेट किया। अब ये रेगुलर वे में हर साल ऑर्गेनाइज होता है। इसके वेन्यूज़ भी फिक्स्ड हैं। लद्दाख में लेह और जो स्नो लेक है वो कश्मीर के गुलमर्ग में, और ये बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। आइस हॉकी यहाँ पे कितना पॉपुलर है, साथ ही साथ आइस स्केटिंग भी यहाँ पे बहुत तेज़ी से पिकअप कर रही है। यही रीज़न है कि इस बार हमने फिगर स्केटिंग को भी उसमें इंट्रोड्यूस किया है। जिस तरह से साई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री लगातार काम कर रही है, डॉक्टर्स की टीम हमें हमेशा एथलीट्स को गाइड कर रही है, तो इसके बारे में आप किस तरह से देखते हैं? हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसके मार्गनिर्देशन में और जीटीसीसी के जो पैरामीटर्स जो सेट करती है उसके उन पैरामीटर्स के अंतर्गत जो विभिन्न अंग हैं, मेडिकल हो चाहे आप तो बहुत बड़े बड़े अंगों की बात की है, मेडिकल वगैरह, अक्रेड जैसे ये अक्रेडिटेशन बनाना, खिलाड़ी कब आ रहे हैं मैपिंग करना, वो किस होटल में रुकेंगे, कब रुकेंगे, उनके किससे आ रहे हैं, उनका विधिवत स्वागत होना और उनके डाइट और न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना। तो ये पूरा एक तंत्र काम जो कर रहा है ये बड़ा साइंटिफिक ढंग से और अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर्स के अंतर्गत काम कर रहा है। लगातार यहाँ पे जो साई के ऑफिशियल्स है और जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स है वो एथलीट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको एक तरह से कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो कम्पीट कर सके और आगे की ओर वो बढ़ सके। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़।